हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत अपने चैनल यूनियन पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में हिस्ट्री की क्लास की थी। क्लास 9 का चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, उसका पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों। उसका सेकंड पार्ट लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने उस चैप्टर को क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, वो जो क्रांति फ्रांसीसी क्रांति है वो जो शुरुआत हुई थी, यानी कि जो पॉइंट था द आउटब्रेक्स ऑफ द रेवोल्यूशन, इस पॉइंट को हम लोगों ने समझा था। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए हम अब पहुंच गए हैं कि द फ्रेंच बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, मतलब फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। वो कैसे बना, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे आगे की वीडियो में। ठीक है बच्चों, आप लोगों के सामने मैं ये जो वीडियो लेकर के आई हूँ, ये वीडियो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ओके, सीबीएसई पे भी ये हेल्पफुल होगा। तो बच्चों, वीडियो के साथ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अच्छे से टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। बच्चों, हम लोगों ने जो क्रांति की शुरुआत हम लोगों ने पढ़ी थी, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जो लुई 16 थे उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी, है ना, और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश लगा रहेगा। ठीक है, 4 अगस्त 1789 की रात को क्या हुआ था, आदेश पारित किया गया कि पादरी वर्ग के जो लोग थे को भी अपनी विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया और धार्मिक कर समाप्त, जो रिलीजियस टैक्स लगते थे, कर दिया गया। ठीक है, चर्च के जो स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई थी। ठीक है, और इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक मिनट। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ठीक है, हम लोग इस पॉइंट को अभी पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इन 1791। ठीक है, नेशनल असेंबली ने सन 1991 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। ठीक है, इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च, दीज पावर्स इंस्टेड टू बी इन concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions, the legislatures, executive, judiciary. This made France and constitutional monarchy. ठीक है, फिगर 7 में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है, पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाया गया है। इसमें क्या बोला है बच्चों कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, यानी जो विधायिका होती है, जो कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका में विभाजित और इसमें हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार फ्रांस में जो संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, वो उसका पूरा का पूरा डायग्राम आपको फिगर 7 में समझाया है। ठीक है, तो इस फिगर 7 में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से क्या है। देखिए, जुडिशरी मतलब कि न्यायपालिका, और यहाँ पे जज है यानी न्यायाधीश। ठीक है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, मैं यहाँ लिख देती हूँ न्यायपालिका, और ये है कार्यपालिका। ठीक है, और ये तो पता ही है कि क्या है, ये है विधायिका। समझ में आ गया। ठीक है, जज, उसके बाद किंग यानी कि सम्राट। ठीक है, और ये नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स जो थे उनके बीच में वो था। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि न्यायाधीश को वोट करना है, अपने ज़रिए वोट दे रही है जनता, जो एक्टिव सिटीजन है, जो सक्रिय नागरिक है, और जो निष्क्रिय नागरिक है, जो सक्रिय नागरिक है, दोनों की तरफ से वोटें जा रही हैं। ठीक है,
अब न्यायपालिका के लिए भी वोट जा रहा है और विधायिका के लिए भी वोट जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो नेशनल असेंबली का जो काम होता है वो सम्राट के हाथ के कंट्रोल में होता है। ठीक है, और इसका जितना भी कंट्रोल है, इसका जितना भी काम है, ये कौन करता है? मिनिस्टर यानी मंत्री। कौन करता है? मिनिस्टर, मंत्री करते हैं। समझ में आ गया? टोटल 50,000 मैन, जो वोट देने वाले लोग हैं वो 50,000 मैन है। पूरे चार्ट में आपको अच्छी तरह से समझाया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है बच्चों, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज सिटीजन्स वोट फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had a right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborers, ठीक है, wage were given the status of active citizens, that is they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens to qualify as an elector and then a members of the assembly. A man had to belong to the highest bracket of taxpayer. मतलब जो 1791 के संविधान के ने जो कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था बच्चों, तो नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ठीक है, सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, फिर उसके बाद असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था वहाँ पे। ठीक है, जो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा उन लोगों को दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ठीक है, टैक्स देना पड़ता था। शेष जो मैन और वुमेन को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का जो सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी होता था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब क्या दिया गया है बच्चों? यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है कि द डिक्लेरेशंस ऑफ राइट्स मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है, जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार जो घोषणा पत्र बना था वो क्या था? ठीक है, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री आर इक्वल इन राइट्स, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन द प्रिवेंशंस ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिजिबल rights of man. These are liberty, property, security and resistance of oppression. The source of all sovereignty resides in the nations. No group of individuals may exercise authority that does not come from the people. Liberty consists of the power to do whatever is not injurious to other. The law has the right to forbid only actions that are injurious to society. Okay, next, law is the expressions of the general will. All citizens have the right to participate its formation personally through their representatives. All citizens are equal before it. Next, no man may be accused, arrested or detained except in cases determined by the law. Every citizen may speak, write and print freely. He must take responsibilities for the abuse of such liberty in cases determined by the law. For the maintenance of the public force and for the expenses of administration, a common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens or proportions on their means. Since property is a scared and inviolable right to one right, no one may be deprived of it unless the legally established public necessity require it. In that case, a just compensation must be given in एडवांस। बच्चों यहाँ क्या बोल रहा है कि जो आदमी है वो स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार भी समान होते हैं। ठीक है, हर एक राजनीतिक संगठन का जो लक्ष्य है आदमी के नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है, जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। ठीक है, समझ में आ गया?
समग्र संप्रभुता का स्रोत जो होता है बच्चों, वो राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। ठीक है। जो स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है बच्चों जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार भी कानून के पास है। ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों का माध्यम के से इनके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र सभी नागरिक पर समान रहती है। ठीक है। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी को होगी। ठीक है। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। ठीक है। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन अवलंघनीय अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को इसे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। ऐसे मामले के में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ पे कुछ रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स दिए गए हैं, मतलब कि राजनीतिक प्रतीकों के मायने। ठीक है। राजनीतिक प्रतीकों मायने। ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे एक द ब्रोकन चेन दिया हुआ है, यानी कि टूटी हुई जंजीर, है ना। लिख देती हूँ यहाँ पे, टूटी हुई जंजीर। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। द मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट, सो इमेज एंड सिम्बल्स वेयर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्टीड द प्रिंटेड वर्ड्स द कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज। द पेंटिंग बाय ली बार्बियर, किसने किया है ये? ले बार्बियर ने। ठीक है। यूजेज मैनी सच सिम्बल्स टू कन्वे द कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशंस ऑफ राइट्स। ठीक है। चलो हम लोग ये क्या है, इस चेन के ये जो जंजीर दी गई है इसके बारे में क्या है। जो 18वीं सदी में ज़्यादातर जो महिला और पुरुष होते थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे बच्चों। ठीक है। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए क्या होता था कि छपे हुए शब्दों के बजाय हम लोग क्या करते थे, एक अक्सर हमेशा आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। तो जो ले बार्बियर ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र में को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया था। ठीक है। तो हम लोग इसी प्रतीकों को अभी देखेंगे क्या था। तो सबसे पहले था द ब्रोकन चेन। चेन वेयर यूज टू फीटर स्लेव्स एंड ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, मतलब कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। तो टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या दिया है कि द बंडल ऑफ रॉड्स ऑन और फैसेस, मतलब छड़ों का बंशीदार गट्ठर। एक गट्ठर होता था, छड़ बंधा हुआ रहता था, गट्ठर बना हुआ होता था। ठीक है। देखो यहाँ लिख देते हैं, छड़ों का गट्ठर। ठीक है। समझ में आ गया। क्या है कि वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन अ यूनिटी। यहाँ पे एकता के बारे में बताया गया, एकता में ही बल है वो बताया गया है। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता बच्चों, इसीलिए यहाँ दिखाया गया है कि एकता में ही बल है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि द आइज विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट्स, मतलब त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। त्रिभुज के अंदर बिखेरती हुई
आँख बनाई गई है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें एक आँख बनाई गई है ना, देखिए बनाया हुआ ना। ये क्या है, ये क्या दिखा रही है? द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ द इगोरेंस। मतलब क्या है कि सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक होता है और सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है स्केप्टर, मतलब राजदंड। ये क्या है, ये सिंबल्स ऑफ रॉयल पावर, यानी कि सत्ता का प्रतीक, शाही सत्ता का प्रतीक बोलेंगे हम लोग इसको। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, राजदंड। ठीक है, ये शाही सत्ता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, उसके बाद स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, मतलब अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए एक सांप की फोटो है। ठीक है, अपनी पूंछ को मुंह में लिए हुए, अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप। ठीक है, समझ में, ये क्या है, ये है सिंबल ऑफ इंटरनिटी, अ रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, मतलब सनातनता का प्रतीक है ये, अंगूठी का कोई छोर और नहीं होता। ठीक है, वो बिल्कुल गोल गोलाई में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद दिया गया है क्या, उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है रेड पेरिगियन कैप। रेड पेरिगियन कैप में क्या है, कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। ठीक है, क्या दिया गया है, बिकमिंग फ्री, आज़ादी, मतलब कि दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है ये। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, ब्लू वाइट रेड, मतलब ब्लू वाइट रेड मतलब नीला सफ़ेद लाल, क्या है ये, फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है ये। ठीक है, राष्ट्रीय रंग है ये, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, राष्ट्रीय रंग। ठीक है, ये फ्रांस का। उसके बाद है डैनो वाली स्त्री, पंख लगे वाली स्त्री, विंग्ड वुमेन। ठीक है, ये क्या बताती है, ये कानून का मानवीय रूप है वहाँ का। ठीक है, उसके बाद द लॉ टैबलेट्स, द लॉ टैबलेट्स मतलब जिसको बोलते हैं विधि पट, क्या बोलते हैं, विधि पट बोलते हैं। ठीक है, विधि पट में क्या दिया गया है कि इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग फ्रांस एबोलिशिस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक को पढ़ेंगे। मतलब कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। देखिए, द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी अ टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। ऑल्दो लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, ही entered into the secret negotiation with the king of Prussia. Rulers of the other neighboring countries too were worried by the development in France and made up plans to send troops put down the events that had been taking place there since the summers of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. Okay, thousands of volunteers thronged from the province to join the army. They saw this as a war of the people against kings and Austrians all over Europe. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roget Day. ठीक है, क्या नाम था पोएट का, रॉगेट डे। ठीक है, उसके बाद इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलेंटियर्स बाय द Marseillaise as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of the France. ये वहाँ का नेशनल एंथम माना गया है, राष्ट्रगान। ठीक है बच्चों, क्या है कि फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। ठीक है, जो लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, सिग्नेचर कर दिए थे, परंतु जो प्रजा के राजा
से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी प्रशा के। ठीक है, फ्रांस की जो घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी बहुत चिंतित हो गए थे। इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद उन्होंने होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। ठीक है, लेकिन जब तक ये इस योजना का अमल होता, 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। समझ में आ गया बच्चों? आगे क्या दिया है कि उनके होठों पे देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें से कवि थे रॉजर दी लाइन, ठीक है, लाइल द्वारा जो रचित मॉर्सीले भी था। ठीक है, ये गीत पहली बार मॉर्सीलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस में और कूच करते हुए गाया था। इसीलिए इस गाने का नाम मॉर्सीले हो गया और अब ये फ्रांस का राष्ट्रगान माना जाता है। बच्चों, इसमें क्या देखा गया था कि जो क्रांतिकारी युद्धों से जनता में को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। पुरुषों के मोर्चे के चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी के लिए जिम्मेवारी औरतों के कंधों पे आ गई थी। ठीक है, देश की आबादी में एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। 1791 में संविधान के सिर्फ अमीर को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों के अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। ठीक है, उसी में आपको देखने को मिलेगा कि जैकोबिन क्लब क्या है, एक यहाँ पे दिया गया है कि जैकोबिन क्लब के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए मैं बता देती हूँ कहाँ है, ये देखिए जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। ठीक है, इनमें छोटे दुकानदार होते थे। ठीक है, और क्या होता था, छोटे छोटे दुकानदार होते थे, कारीगर्स होते थे। ठीक है, उसके बाद जाके जूता बनाने वाले होते थे, उसके बाद पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज होते थे। ठीक है, छपाई करने वाले होते थे। ठीक है, ये सब लोग हुआ करते थे। उसके बाद नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता कौन था? मैक्समिलियन रोबेर्स। कौन था? मैक्समिलियन रोबेर्स। ठीक है, जैकोबिनों में एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था, उनका पोशाक। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस यानी घुटना जिसको बोलते हैं, पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान उनका तरीका था। ठीक है, उनका ऐलान था ये तरीका का। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या दिया गया है कि इसीलिए जो जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, 1792 में जैकोबिन ने क्या प्लान किया था? गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव में पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह योजना बनाई थी। ठीक है, उसके बाद 10 अगस्त को सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पे धावा बोल दिया था। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था कि राजा के राक्षसों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाया गया था। ठीक है, 21 ईयर्स से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, उनको मतदान देने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कॉन्वेंशंस। क्या बोला इनको? क्या बोला गया है कि नवनिर्वाचित असेंबली को कॉन्वेंशन का नाम दिया गया। ठीक है, ऑन 21 सितंबर 1792 एब्लॉइज्ड द मोनार्ची एंड डिक्लेयर फ्रेंच अ रिपब्लिक। उसके बाद 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उनके प्रमुख का चुनाव जनता ही करती है। ठीक है, ये वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे अब कैसे और कब वो कैसे गणतंत्र राज्य बन गए थे। ठीक है बच्चों, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में आतंक राज देखने को भी मिला, जैसे रेजेंस ऑफ टेरर। ठीक है, आतंक राज देखने को भी मिला था। आतंक राज में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें पीरियड फ्रॉम 1793-94 में क्या हुआ था, रेफर टू एज द रीजन्स ऑफ टेरर। ठीक है, रोबेस्पियर मतलब रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड के सख्त नीति अपनाई थी। ठीक है, 1793 और 1794 तक काल को आतंक का युग कहा गया था। समझ में आ गया?
ऑल whose whom she was as being the enemies, मतलब शत्रु के रूप में, of the republic, ex nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own parties who did not agree with the method, were arrested, imprisoned, as then tried by the revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device constituting of two poles blade with which a person beheaded. It was named after डॉक्टर गुलेटिन who invented it. मतलब कि यहाँ पे क्या देखा गया था, यहाँ पे देखा गया था कि उनके हिसाब से गणतंत्र राज्य के जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली में असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, ठीक है, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। ठीक है बच्चों, गिलोटीन को दो खंभों के बीच लटकाते थे, लटकाने वाली आरे वाली मशीन थी जिस पर रख कर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। सोचिए कितना अत्याचार था। इस मशीन का नाम क्या था, इसके आविष्कार का डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर ही पड़ा था। ठीक है, इस मशीन का नाम समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद कि रॉबेस्पियर सरकार ने क्या किया था कि कानून बनाकर मजदूरी कीमतों का अधिकतम सीमा तय कर दिया था। गोश्त, उसके बाद जो पाव रोटी थी, राशनिंग कर दी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता, सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूँ से बनी बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या बोल दिया गया था कि बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी और आचार व्यवहार लागू करने में भी कोशिश की गई थी। ठीक है, रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया था बच्चों कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे थे, उनके सपोर्टर्स भी डर गए थे उनसे। अंततः एंड में क्या हुआ, जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक। बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक यानी कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस यानी कि द डायरेक्टरी रूल्स फ्रेंच को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, टॉपिक समझ में आया नहीं आया, मैंने जो जो समझाया आपको समझाने का प्रयास किया, तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो में आप लोग कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने आज आप लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 समझाया। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस चैप्टर को मैं पार्ट वाइज समझाऊंगी, तो कुछ पार्ट्स को मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, कुछ पार्ट्स को मैंने आज समझाया और जो कुछ बचा हुआ पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मैं परमजीत आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही था, अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।